हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने रूल्स पढ़ लिए थे कि ऑर्बिटल्स को फिल करने के रूल क्या है। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और थर्ड हमने ऑफ-बो प्रिंसिपल पढ़ लिया था, n+l रूल। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज से लिखने जा रहे हैं, उसके बाद एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल हमें तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करके हमें फिलिंग स्टार्ट करनी है। हमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक। ठीक है, तो फिलिंग देखिए कैसे होगी। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, याद आया ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में एंड सो ऑन। देखो 1s 2s 2p 3s 3p ऊपर से कट करते हैं और जो सबसे पहले आता है उसकी एनर्जी कम होती है। 3p 4s 3d 4p। अभी हमें इतना ही काम है, क्लियर, क्योंकि अप टू 30 लिखना है, फिर एक्सेप्शंस में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखते हैं। तो लिखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into orbitals of an atom is called its electronic configuration। क्लियर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, शेल्स में, बोरने का। फिर शेल से सब शेल पे आ गए हम, सब शेल से ऑर्बिटल्स पे आ गए हम। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना और ऑर्बिटल्स को अरेंज करना आ गया लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। एक ऑर्बिटल m वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को कॉरेस्पॉन्ड करती है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दो, या तो एक रहेगा या दो रहेंगे, और दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे। ये किसने कहा, पॉलीज ने कहा कि दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे। क्लियर है। तो इस ऐसे हमें स्टार्ट करना है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है एक सबशेल का, रिप्रेजेंटेशन क्या है एक सबशेल का वो भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्यों, एक तो ऑर्बिटल डायग्राम देखा था हमने बनाना, 1s2 2s2 2p, तो ऐसे डब्बे बनाए थे लास्ट क्लास में स्क्वायर में। अभी एक में बना के दिखाती हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सबशेल, क्योंकि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन जाने। जैसे p सबशेल है, p सबशेल में हमें पता है 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम, तो एक 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 जाते हैं, सिंगली फिल्ड होते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये हुंस रूल ने कहा। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, NLX, NLX, where n is principal quantum number, value of principal quantum number 1 2, where n is principal quantum number वैल्यू आएगी यहाँ पे, n is equals to 1 2 3 4 5, where L is name of subshell, S P D F। तो 1s 2s 2p, 1s फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, s सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो तीनों एक साथ लिखते हैं क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, और ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in that shell या in that particular subshell जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिस हम पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर सबशेल। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से कहानी और फिर देखते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन आते हैं बेस्ड ऑन n+l। अगर हमें फिलिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है, खुद ही सोच लो, अगर हमें फिलिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है, मतलब n+l रूल है, ऑफ-बो प्रिंसिपल, तो n+l रूल के भी एक्सेप्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, हाइड्रोजन से स्टार्ट करना। तो हाइड्रोजन 1s1, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फर्स्ट शेल में 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ये एक ऑर्बिटल इससे रिप्रेजेंट करा और इसका स्पिन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। क्लियर है। तो 1s1 हीलियम, 1s2 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 हो सकती है एक ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हुए हमें बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1s2। अब किसकी फिलिंग करेंगे, 2s1 की। तो 1s2 2s1, इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट बेरिलियम,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2। अरे 30 तक याद भी करने हैं, हाँ, एलिमेंट्स 30 तक याद रहने चाहिए। पीरियडिक टेबल तो हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, नेक्स्ट क्लास से हिस्ट्री स्टार्ट है कल से, सिर्फ एक्सेप्शन से ऑफ-बो रूल का जो जो एलिमेंट्स पूरे पीरियडिक टेबल में जो n+l रूल को फॉलो नहीं करते, जो इसको फॉलो नहीं करते, इसको एंड तक बना लो, इस सीरीज को एंड तक बना लो, जो जो इसको फॉलो नहीं करते वो लिखा दूंगी एक साथ। मैक्सिमम तो कॉपर, क्रोमियम ऐसे आते हैं, लेंथनम मतलब लेंथेनाइट सीरीज के भी आते हैं, एक्टिनाइट, तो जो जो है मेन में, उसके अलावा भी याद करवा दूंगी बोल बोल के। तो उससे क्या होगा कि आपको इसके बाद अपन ये एक्सेप्शंस भी याद हो जाएंगे आपको। तो पीरियडिक टेबल जब अपन हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे तब वापस से रिवीजन हो जाएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि 4f वो जो कल बताया भी था मैंने 4f 5d का, अभी एक्सेप्शंस जब पढ़ेंगे तब मैं बात करूंगी कि 4 + 3 7 होता है और 5 + 2 भी 7 होता है। तो 4f पहले फिल होना चाहिए, लेकिन 5d पहले फिल हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो वो भी एक्सेप्शंस, तो वो सब एक्सेप्शंस कवर करेंगे एक्सेप्शंस वाली क्लास में, एंड देन वी विल मूव टू हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल मैक्सिमम शॉर्ट्स में कवर करूंगी, एक आध लेक्चर ही लूंगी नॉर्मल वीडियोस में। क्लियर है? बेरिलियम 1s2 2s2 अपोजिट स्पिन। क्लियर है? नेक्स्ट बोरोन, बोरोन 1s2 2s2 2p1। क्लियर? नेक्स्ट बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखो रे भाई 6 7 8 9 10। क्लियर है? अब 1s2 2s2, अब मैं ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रही, और आप कहो तो बना देती हूँ। ये लो 1 2, अरे पेयरिंग मत करा ना, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को सपोर्ट करना चाहिए। 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2p3 को बना रही हूँ सिर्फ, ये तो एज इट इज चलेगा। क्लियर है? 1s2 2s2 2p4, अब पेयरिंग स्टार्ट होती है, 2p सब शेल में 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्लियर है? 1s2 2s2 2p5, अब ये पेयरिंग कहीं पे भी करवा सकते थे, यहाँ पे सबकी सेम एनर्जी है। और नियॉन 1s2 2s2 2p6, 1 2 3 4 5 6, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के। बट जब हमने अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाले तो वो सिंगली फिल्ड, हाफ फिल्ड बोलते हैं उसे, और वो सेम स्पिन के होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेम स्पिन के होने चाहिए, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, या माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, 11th। अब 11th को लिखने के लिए, सोडियम को लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे को 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 2p 3s1। जब तक 2p पूरा नहीं फिल हो गया तब तक हम 3s पे नहीं मूव हुए, 2p6 हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी फुलफिल्ड हुई, फिर 3s1 पे आए। इज इट क्लियर? तो ये 3s1 3s1, तो इसको अपन क्या करते हैं ना, इस 1s2 2s2 2p6 को नियॉन लिख देते हैं। ठीक है, नियॉन 3s1। सोडियम को कैसे लिखेंगे? नियॉन 3s1। इज इट क्लियर? समझ में आता है ये? अरे भाई समझ में आता है ये चीज? क्लियर है? ऐसे क्लियर है? कई बुक्स में आपको नियॉन 10, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे लिख लिए जाते हैं, तो वो भी सही है, ये भी सही है। क्लियर है? पता होता है कि नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 12 13 14, नियॉन 3s2, नियॉन 3s2 3p, 3s2 के बाद कहां चले गए? 3p1, नियॉन 3s2 3p2। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये 3p2 ध्यान देना, अलग अलग में गए, पेयरिंग नहीं हुई है। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों को फॉलो करते हुए हमें ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना है फिलिंग के लिए। ध्यान रखना भाई। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर कौन आएगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 15
16, 17, 18, 19 पोटेशियम, कैल्शियम। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा भाई, नियॉन 3s2 3p3। मेरे को याद है, हाँ मेरे को याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। हाँ ट्रिक से करो, ऐसे 30 तक तो यूं ही याद करो, कैसे भी करो। 3p3 देखो भाई, तीनों सेम स्पिन के, तीनों सिंगली फिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट नियॉन 3s2 3p4, नेक्स्ट नियॉन 3s2 3p5। ये पेयरिंग हो गई भाई, 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये पेयरिंग यहां भी करवा, किसी भी दो में पेयरिंग करवानी है। ठीक है, 3p5 में। नेक्स्ट नियॉन 3s2 3p6। अब इस पूरे को हम आर्गन लिख सकते हैं, इनर्ट गैस है। इसको मैं लिख सकती हूँ आर्गन 18। 3p के बाद क्या भरेगा भाई, 4s1। ठीक है, आर्गन 4s2, 18 और 2 18 और 2 20, 18 और 1 19, क्लियर 19। क्लियर है? समझ में आया इतना? समझ में आया भैया इतना? क्लियर है? नेक्स्ट 21 to 30 स्कैंडियम, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूब जिंकी। और जो आपको आता हो, मैंने भी बहुत कुछ तो नया बनाया है, कुछ बहुत कुछ पुराना है जो सालों से चले आ रहे हैं, जो हमने स्कूल लाइफ में भी सुने थे, वो के वही मैं आपको पीरियडिक टेबल में बताऊंगी। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्टॉप द वेरी क्रेजी मैन। क्लियर है? 21 22 23 24 25। 3p के बाद 4s भरा है, 3d नहीं भरा है। थर्ड शेल में 3 सबशेल होती है sp-d, लेकिन हमने पहले 4s को फिल किया है क्योंकि उसका n+l कम है, इसका 3d का n+l ज्यादा है। तो 3d, अब इसको क्या लिखेंगे, आर्गन 18 4s2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ शेल क्या, आउटर मोस्ट शेल। अंदर भरेंगे 3d1 को, अंदर किसको भरेंगे, 3d1 को। मतलब वो सिमेट्री में एक्चुअली इसको कैसे लिखेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 8 और 8 16 और 18 3d1 4s2। कभी गलती हो जाए तो ऐसे गिन लेना, 2 2 4 6 10 12 18 19 21। क्लियर है? ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिमेट्री लिखना 3d1। क्लियर? तो इसलिए 3d1 4s2 लिखना। अच्छा, फिलिंग हमने 3d की बाद में करी है। ठीक है, एक्चुअली इसका एक्सपेरिमेंटल एक और चीज है। देखो, इनऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट है ना, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, उस अकॉर्डिंग थ्योरी डेवलप की गई है। आप ये सोचो कि ये मनगढ़ंत थ्योरी है, नहीं, हमने देखा तो हमने ये बनाया। क्लियर है? अपने मन से नहीं बनाया, देखने के बाद बनाया। क्लियर है? अब ये 3d1, क्लियर है? ये जो 3d1 आया है, ये 3d1 आप जैसे 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, इसलिए पहले 4s को फिल कर दिया, 3d को बाद में फिल किया। जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, जैसे जैसे 3d में इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं, उसकी एनर्जी कम होने लगती है और वो 4s से अंदर आने लगता है इलेक्ट्रॉन फिल होने पर। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। बट आप ये ध्यान रखें कि 3d को जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो थर्ड शेल के साथ ही लिख लेंगे, 3s और 3p के साथ ही लिख लेंगे। क्लियर? और ये जो 4s है ये बाहर रहेगा। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हुआ, अगर आपको स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप कहां से निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसे पहले, तो कहां से निकालोगे, फोर्थ शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। कहां से निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से। वो कौन सी है, 4s। 3d नहीं है, 3d नहीं है। 3d की एनर्जी ज्यादा थी। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं तो फिल करने के प्रोसेस में d1 से d10 तक के प्रोसेस में उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो अंदर आ जाता है। अगर ये बात नहीं भी डाइजेस्ट हो रही है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, थर्ड शेल को एक साथ लिख दो, sp-d। क्लियर है? समझ आया? बढ़ जाओ आगे। ठीक है, तो 3s 3p 3d1 4s2, इसको क्या लिखेंगे, आर्गन 3d2 4s2। लेकिन हाँ, जब भी रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से करेंगे। नेक्स्ट 3d3 आर्गन 18 होता है, 2 20 23। अब आता है यहां पे मजा, क्रोमियम।
ठीक है, क्रोमियम में बहुत दिक्कत है। ठीक है, यहां से आपके एक्सेप्शंस चालू होते हैं। होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल। लेकिन देखा क्या गया, देखा क्या गया कि ये हाफ फिल्ड हो जाता है। डी सबशेल 5 ऑर्बिटल, डी सबशेल के लिए एल का कैसे पता चला, एल का वैल्यू 2, तो -2 -1 0 +1 +2 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 10। अगर 5 है तो वो पांचों पहले सिंगली फिल्ड होंगे, पांचों सिंगली फिल्ड होंगे, पांचों सिंगली फिल्ड होंगे, सेम स्पिन के सिंगली फिल्ड होंगे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ सके विद सेम स्पिन, ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो सके, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ सके। क्लियर है? एक और कंसेप्ट आ जाएगा अभी जस्ट इसके बाद ही, एक्सचेंज एनर्जी। जब 30 तक लिखाऊंगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के दिख रहे हैं आपको, पहली बात तो इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के दिख रहे हैं आपको, वो अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं एक ही सबशेल में। 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? एक ही सबशेल में 2 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, सेम स्पिन के, तो वो अपनी जगह क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट पन्ना। क्लियर है? तो आर्गन 3d5 4s1 हो जाता है, ये देखा गया है। तो ये वॉयलेट कर गया, वॉयलेशन ऑफ n प्लस एल रूल, वॉयलेशन ऑफ n प्लस एल रूल, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? समझ में आया? 3d5 4s1। क्लियर है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाफ फिल्ड हो गया ये। और जब भी कोई सिस्टम हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। किन बेसिस पे? एक तो एक्सचेंज एनर्जी, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, एक सिमेट्रिकल है, पांचों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पांचों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक्स एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वाई पे भी, जेड पे भी, मतलब सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा रहेगा, तो एनर्जी क्या रहेगी, न्यूक्लियस टाइटली बाउंड करके रखेगा ऐसे सिस्टम को, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड को, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कंटेंट उसका क्या होगा, कम होगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू मोर एक्सचेंजेस, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी। वो क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी, वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये वायलेशन है n प्लस एल रूल का, ये आपका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s1। ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है। क्लियर है? अब बात करते हैं मैंगनीज की। यहां तक लिखा आप लोगों ने? यहां तक लिखा, तो मैं इसको यहां पे बहुत अच्छे से आर्गन 3d5 4s1 लिख देती हूं। ठीक है, चलिए अब मैंगनीज की बात करें तो इसका क्या होगा, आर्गन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, अगर इसको मौका मिल जाए कि मैं हाफ फिल्ड ही रह जाऊं, तो इसके बगल वाले से कंपैरेटिवली स्टेबल है 4s2, यहां पे इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, यहां पेयरिंग हो जाएगी। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, 1 2 3 4 5, ये 6, ये छठा इलेक्ट्रॉन यहां आता। अगर 3d6 4s1 करते तो छठा इलेक्ट्रॉन यहां आता, छठा इलेक्ट्रॉन, तो ये पांचों तो अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि इनका सेम स्पिन है, ये तो किसी के साथ एक्सचेंज ही नहीं कर सकता अपनी जगह, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसी के टाइप का, इसी के टाइप का कोई दोस्त ही नहीं, तो ये अकेला ही रह जाएगा, अकेला ही रह जाएगा। तो उतने ही एक्सचेंजेस हो रहे हैं जितने एक्सचेंजेस D5 में थे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अभी, एक्सचेंज एनर्जी पढ़ने के बाद इन दोनों को मैं वापस से बात करूंगी, क्रोमियम और कॉपर की। कॉपर भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी वही एक्सचेंजेस है जितने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ रही है। मैडम ये क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखना हो, जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखना हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उनको साथ में रखने के लिए, क्योंकि उनमें रिपल्शन होता है सेम चार्ज की वजह से। तो उस यहाँ पे तो बल्कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई खर्चा, उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है जितनी यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ रहा है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट क्या है, कम है D6 में। तो D5 अगर ऑप्शन मिले तो 4s1 से 4s2 हो जाएगा और D5 ही रहेगा, क्योंकि D5 ज्यादा स्टेबल है D6 से।
P3 ज्यादा स्टेबल है P4 से, क्लियर है? इस चीज को बहुत अच्छे से मैं एक्सचेंज, P3 ज्यादा स्टेबल है P4 से, D5 ज्यादा बगल वाले से ज्यादा स्टेबल है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पढ़ने में, एटम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बगल वाले से हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा। P3 D5 ज्यादा स्टेबल है, P3 P4 से ज्यादा स्टेबल है, D5 D6 से ज्यादा स्टेबल। कैसे? थोड़ा बहुत तो बता दिया है, बहुत अच्छे से अभी बताती हूँ, क्लियर है? 2 मिनट बाद। मैग्नीज हो गया, फिर कौन आया? स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जिंकी, क्लियर? तो ये हो गया 26 हो गया, तो अब ये तो आपको आई गई, क्लियर है? फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जिंकी, 26, 27, 28, 29, 30। अब तो कोई ऑप्शन नहीं, अब तो आपको 3D में ही भरना होगा। अब 3D 7 4s2 बढ़ने दो गाड़ी, आर्गन 3D 8 4s2। अब होना ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल ये होना चाहिए था, दैट इज अकॉर्डिंग टू n+l रूल, लेकिन होता ये भी एक्सेप्शन है, आर्गन 3D10 4s1, क्योंकि फुल फिल्ड होने जा रहा है, यहाँ के कंपैरिजन में फुल फिल्ड होने जा रहा है। फुल फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s। 4s की एनर्जी कम है क्या? हाँ है, लेकिन ज्यादा कम नहीं, 4s 3D ऑलमोस्ट बराबर है। तो क्या लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जा सकता है? भैया आपको एनर्जी देनी पड़ेगी नीचे से ऊपर ले जाने में, किसी को भी है, आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं जब आप बहुत लो होते हो, और हाई जाने में, किसी चैप्टर को समझने में भी आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो लो से हाई ऑर्बिटल जाने में, लोअर से हायर ऑर्बिटल जाने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में आएगा तो एनर्जी लेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एनर्जी कब रिलीज हो जाएगी? जब वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड बनेगा। ये थ्योरी मिली जब हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, हमें मिला ये है, तो हमने ये थ्योरी बनाई है ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, और ड्यू टू, और ये यही होता है, ऐसा कहीं केसेस, ऐसा मत बना देना पी ब्लॉक में, ऐसा कहीं और नहीं, जो जो बता रही हो बस वही वही लगाना है, वही वही याद करना है, ठीक है? ऐसा हर जगह मत लगा देना, कार्बन में, ऑक्सीजन में, कहीं और मत लगा देना, सिलिकॉन में, इन सब में नहीं लगेगा, सिर्फ इन्हीं में लगेगा, क्लियर है? तो कॉपर में आर्गन 3D10 4s1, क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही है, और ये वायलेशन है, ये वायलेशन है n+l रूल का, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, और लास्ट है जिंक, ठीक है? जिंक 30, आर्गन 3D10 4s2, ठीक है? आर्गन 3D10 4s2। अब मेरी बात ध्यान से सुने, लिख लिया आप लोगों ने? 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। अगर आपसे कोई बोले Fe+2 बनाओ, तो आप लिखोगे आर्गन 3D6। ये 4s के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन गायब करना, फिलिंग तो हो गई जैसे ऑब्बो ने कहा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन कहां से गायब करने? जो सबसे ज्यादा बाहर है, जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो 4s पे सबसे कम है। आप क्लियर है? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन गायब करने, फिलिंग के बाद। फिलिंग से पहले एनर्जी क्या आती है अलग थी, फिलिंग के बाद एनर्जी अलग है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से कोबाल्ट +2, आर्गन 3D7, कोबाल्ट +3, आर्गन 3D6, निकल +2, आर्गन 3D8, 4s के इलेक्ट्रॉन उड़ा देना वही, क्लियर है? कॉपर +2 3D9, कॉपर +1 3D10, 4s का उड़ाओ। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। हमने कहा क्रोमियम, हमने कहा कॉपर, ये आर्गन 3D10 4s1 है, आर्गन 3D9 4s2 हमने लिखा था, ये है आर्गन 3D5 4s1, मिला
हम चाहते थे कि ये हो जाए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लियर? तो ये सही है, ये सही है, क्लियर? पहली बात तो कि आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d10 4s1। कैसे पता करें? 18 28 29 18 प्लस 6 24, क्लियर? 3d4 4s2, 3d1 3d2 3d3 3d4 4s2, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। तो पहली बात तो 4s और 3d की लिखें, द एनर्जी ऑफ दीज टू सबशेल्स आर नियरली सेम, द एनर्जी ऑफ दीज टू सबशेल्स, द एनर्जी ऑफ दीज टू सबशेल्स is nearly same, ठीक है? But 4s has lower energy, 4s subshell has lower energy than 3d, clear है? अब 4s subshell has lower energy than 3d subshell, ठीक है? अब कोई इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जा रहा है, 4s से 3d में जा रहा है, 4s से 3d में जा रहा है, क्लियर है? 4s से 3d में जा रहा है, तो वो तभी जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप, सिर्फ एक, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल provided when all the orbitals of higher energy, 3d in this case, when all the orbitals of higher energy are half filled or full filled, are half filled and fully filled, या तो 3d के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं हायर एनर्जी के, वो या तो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, तभी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यहाँ पे कौन है? 4s से, टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल 3d, प्रोवाइडेड व्हेन ऑल द हायर ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। कंडीशन ये है कि वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होने चाहिए। क्या ये हाफ फिल्ड हो गया? हाँ हो गया। क्या ये फुल्ली फिल्ड हो गया? हाँ हो गया। तो आप क्या कर दोगे? जंप करवा दोगे इलेक्ट्रॉन को। इज इट क्लियर? जंप करा दिया, और आप ये कह रहे हो कि जो एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड बन गया तो मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हुए, एक्सचेंज एनर्जी भी बात करते हैं, तो मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है? ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, और ये हमने थ्योरी डेवलप करी है, क्योंकि देखा ये गया है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, लेकिन यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। देखे 6 गए। इज इट क्लियर? इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये गलत है, ये सही है। इज इट क्लियर? यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा गया है, वो भी आउटर मोस्ट शेल में, कॉपर में। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए। ठीक है, अब हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, the half filled or fully filled orbitals are stable due to half filled or fully filled subshells are stable due to first symmetrical arrangement हो गया एक तो, ठीक है, पांचों में symmetrical arrangement of electrons, ठीक है, symmetrical arrangement of electrons along x, y and z axis, ठीक है, लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और दूसरा है मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जिसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक्सचेंज एनर्जी, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? ध्यान से देखिए, अभी हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में है, ठीक है, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, इन दोनों की एनर्जी सेम है, अलग अलग ऑर्बिटल है, दोनों के स्पिन सेम है। जब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे अपनी जगह क्या कर ली? एक्सचेंज कर ली।
ये फर्स्ट सेकंड में चला गया, सेकंड अपने आप फर्स्ट में आ गया, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, जब दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के एक्सचेंज देयर पोजीशन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल इज एक्सचेंज एनर्जी। जितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, ऐसे कितने एक्सचेंजेस हैं, जिस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल हो गया। तो लिखें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, फर्स्ट रब कर रही हूं मैं, ठीक है, ये भी रब कर रही हूं वापस से। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when two electrons of same spin in degenerate orbitals, degenerate orbitals का मतलब ही क्या हो गया, same subshell, ठीक है। when two amount of energy released when two electrons of same spin exchange their positions is called exchange energy, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के अपनी पोजीशन या तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, दोनों के दोनों डिजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक्सचेंज देयर पोजीशंस, more the number of exchanges, more is the energy released, and more is the stability, ये आपकी एक्सचेंज एनर्जी है, ये आपकी क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। इज इट क्लियर? ये आपकी एक्सचेंज एनर्जी है। क्लियर? पहले तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा पेयरिंग एनर्जी, एक पेयरिंग एनर्जी भी समझ में, दोनों को साथ लगा देती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। पेयरिंग एनर्जी, amount of energy required to pair up two unpaired two electrons, ठीक है। of course unpair ही होंगे, अलग अलग तो unpaired ही होंगे। so amount of energy required to pair up two electrons in a single orbital, or in same orbital is called pairing energy, ठीक है। इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाने के लिए, क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिपल्शन होगा, क्योंकि इनका चार्ज सेम है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई, यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर? ये दोनों एनर्जी समझ में आई। अब कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, n-1/2 होते हैं, वो देखते हैं, और कैसे कॉपर का और क्रोमियम में एक्सचेंजेस ज्यादा है वो भी देखते हैं। क्लियर? देखिए इसको बहुत सिंपल से समझते हैं P3 से और P4 से। देखिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं, वहां पे भी आएंगे क्रोमियम और कॉपर में भी, 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो सकते हैं, ये यहाँ जा सकता है, ये 1 2 3 ऐसे लिखो, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है एक एक्सचेंज, ये यहाँ जा सकता है और ये यहाँ आ सकता है, तो 1 2 एक एक्सचेंज, तो 2 अपने आप 1 पे चला जाएगा, ठीक है, और 1 3 एक एक्सचेंज, एक 2 3 एक्सचेंज, 3 2 अपने आप हो जाएगा, जब 2 3 में जाएगा तो 3 2 में जाएगा, तो 3 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। क्लियर है? 3 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 3 एक्सचेंजेस है, तो सपोज टू बी एक एक्सचेंज में माइनस ई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। तो माइनस ई एनर्जी रिलीज होती है अगर दो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो कितने एक्सचेंजेस हुए, 3, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -3। P3 में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -3। क्लियर? यहाँ पे 1 2 3, ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, 1 2 एक्सचेंज है तो 2 1 अपने आप हो जाएगा, 1 3 एक्सचेंज है तो 3 1 अपने आप हो जाएगा, 2 3 एक एक्सचेंज है, बिल्कुल है, ठीक है भाई, बहुत ये अकेला रह गया, इसका कोई दोस्त नहीं इसके टाइप का। तो 3 एक्सचेंजेस यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ रही है। आपको नेट खर्चा, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 रुपए का, लेकिन 100 रुपए उसी बिजनेस में लग रहे हैं वापस से, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए का। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट 500 रुपए का हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ,
ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? P3 और P4 में। P3 is more stable than P4, P3 is more stable than P4। सिर्फ बगल वाले से कंपेयर करेंगे। कोई बच्चा बोले P5 से कंपेयर करूंगा मैं, तो बच्चे हो सकते हैं भाई P5। तो भाई यहाँ पे 3 एक्सचेंजेस तो इसके दिख ही रहे थे, वापस लिख देती हूँ 1 2 1 3 2 3, ये 3 एक्सचेंजेस तो सब इन दोनों में भी दिख रहे थे। अब यार इसको भी तो जोड़ीदार मिल गया, ये भी तो एक एक्सचेंज करेगा, तो टोटल यहाँ तो -4 ही 4 एक्सचेंजेस हो रहे हैं, प्लस 4 एक्सचेंजेस तो हो ही रहे हैं, एक्सचेंजेस तो बढ़ ही रहे हैं। कोई बच्चा बोले मैडम पेयरिंग एनर्जी भी तो बढ़ रही है, 2 पेयरिंग हो गई अब, ठीक है, बट हम ये मान के चलते हैं कि एक्सचेंजेस ज्यादा है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते P3 और P5 में, वी कैन से सो, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है अगर आपको वैल्यूज दी जाए तो आप सिर्फ बगल वाले से कंपेयर करोगे, बगल वाले से तो कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई डेटा की भी जरूरत नहीं, सिर्फ P3 P4 में कंपैरिजन करना है। क्लियर है? इसका बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, इसलिए बता रही हूँ कि एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है? समझ आया? अच्छा, कोई बच्चा कल स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, और उस स्पिन मल्टीप्लिसिटी में मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया था, 1 2 3 ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। तो भाई इसमें तो 3 एक्सचेंजेस दिख रहे हैं, -3 1 2 3। क्लियर? इसमें तो सिर्फ ये एक ही एक्सचेंज है, ये तो किसी के साथ एक्सचेंज ही नहीं कर सकता, ये तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अब पता चला हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की है, इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, है ना, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसा नहीं किसी के साथ भी एक्सचेंज करवा दो, भाई एनर्जी सेम होनी चाहिए ना ऑर्बिटल्स की एक्सचेंज करने के लिए। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल ऑफ कोर्स एक्सचेंज देयर पोजीशन। क्लियर? और यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक ही एक्सचेंज है प्लस पेयरिंग एनर्जी, तो मतलब डेफिनेटली ये भी नहीं है, इसलिए पता चला कि हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसको क्यों सपोर्ट कर रहा था। समझ आया? अब आते हैं कॉपर क्रोमियम पे। क्रोमियम की बात करते हैं। 24 आर्गन 3d5 4s1 और आर्गन 3d4 4s2। क्लियर है? ये होना चाहिए था लेकिन हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस आप देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। वैसे तो इन पांचों 3D के और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन आप अभी मत मानो, आप तो सिर्फ इतना सा मानो कि इन 3d5 में एक्सचेंज करो। तो 1 2 3 4 5 कितने एक्सचेंजेस? 1 2 एक एक्सचेंज, अभी फॉर्मूला भी लिखा दूंगी, हर बार तो ऐसे नहीं करने बैठोगे ना। 1 3 1 4 एक एक्सचेंज, 1 5 एक एक्सचेंज, 2 3 एक एक्सचेंज, 2 1 मत लिख देना, 1 2 में जाएगा तो 2 अपने आप 1 में चला जाएगा। 2 3 एक एक्सचेंज, 2 4 एक एक्सचेंज, 2 5 एक एक्सचेंज, 3 4 एक एक्सचेंज, 3 5 एक एक्सचेंज, 4 5 एक एक्सचेंज। कितने हुए? 4 3 7 8 9 10, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n(n-1/2) से Nc2 से। क्लियर है? तो कितने एक्सचेंजेस हुए? 5 अनपेयर्ड, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो 5 5 4, तो ये कितने हो गए? 10 एक्सचेंजेस। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -10e। यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी भाई? इस हिस्से -10e। क्लियर? और कोई पेयरिंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 है। क्लियर? तो अब 1 2 3 4 या तो वापस से ऐसे करते जाओ लाइफ टाइम, या n(n-1/2) लगा लेना, है ना, तो तुम्हारा भला होएगा। तो n(n-1/2) where n is number of unpaired electrons in degenerate orbitals और in same subshell, तो 4 3 2 कितने आए? 10 नहीं 6। यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस आए? 6 एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे -6e। अगर एक एक्सचेंज में -e एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन आया, अगर एक एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज हो रही है तो -6 एक्सचेंजेस में कितनी? 6 एक्सचेंजेस में कितनी? -6e, और यहाँ पे -10e। तो डेफिनेटली यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? समझ में आया? प्लस ये ज्यादा सिमेट्रिकल है,
पांचों में है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अप्रोच कर सकता है न्यूक्लियस कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, किसी भी डायरेक्शन से, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं, एक एरिया खाली है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि मैडम अगर सेम एक्सचेंज एनर्जी आ जाए दोनों में तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। अगर एक्सचेंज एनर्जी भी सेम आ जाए तो आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो दिस इज द रीजन कि मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर देयर, दैट्स व्हाई यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी दोगे -6e प्लस पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं। क्लियर है? और अगर आप इसको भी इंक्लूड करके एक्सचेंजेस निकाल दो तब भी इसके एक्सचेंजेस इससे ज्यादा आएंगे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप कर लीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, अब ये तो हुआ अपना एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट पन्ने पे दे रखा है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, आपको मैंने सिमेट्रिकल, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का क्यों स्टेबल ज्यादा होते हैं वो भी बता दिया। क्लियर है? अच्छा, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 4 अनपेयर्ड है तो टोटल स्पिन कितना होगा 2, तो 2 mod s प्लस 1 ये टोटल स्पिन होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कई बुक्स में 2 समेशन s प्लस 1 दे रखा है, तो वहां वो हर स्पिन प्लस हाफ माइनस, ये हर स्पिन की वैल्यू है। ये छोटा s है, ये बड़ा s है बेटा। ठीक है, टोटल हमने ऑलरेडी कर लिया पहले, इसलिए मॉड समेशन नहीं लगाया, टोटल हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो 2 5/2 प्लस 1 दैट इज 6। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, यहाँ पे 2 mod s प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट क्लियर? तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी देख सकते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से भी देख सकते हैं। इन सब से आप देखेंगे क्रोमियम और कॉपर की का हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्शंस ऑफ ऑफ रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, करीबन 18-19 एलिमेंट्स हैं जो n+l रूल को फॉलो नहीं करते, वॉयलेट करते हैं, उनको हम अलग से लिखेंगे। क्या यहाँ तक की कहानी समझ आती है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इजी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, वॉयलेशन ऑफ ऑफ रूल से एंड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो आप कहें तो क्वेश्चंस आज करवा दूं? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। What is the number of electrons? What is the number of electrons? What is the number of electrons? What is the number of electrons having L is equals to 0? Having L is equals to 0 in the element. In the element, atomic number is कितना दे रखा है एलिमेंट का? 29। तो 29 is copper, argon 3d10 4s1। ठीक है, इसको भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L is equals to 0, मतलब s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? ठीक है, इन द एलिमेंट। तो s सबशेल कहां है? s सबशेल ये रही 1s 2s 1s 2s 3s और 4s। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 7। तो 7 is the number of electrons having L is equals to 0 in the element of atomic number 29, क्योंकि 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, 4s1 है। अगर आप 3d9 4s2 करते तो आप 2 लिखते और 8 आंसर लिखते और वो गलत हो जाता। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक का तो बिल्कुल श्योरली आना चाहिए, और एक्सेप्शंस भी कुछ तो बिल्कुल पता होने चाहिए ऑफ बोर्ड रूल के। क्लियर है? समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, व्हाट आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? What are the number of unpaired electrons? What are the number of unpaired electrons? What are the number of the number of unpaired electrons. The number of unpaired electrons in the
कैटायंस Fe2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, जिंक 2 प्लस। ठीक है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कैटायंस Fe2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, जिंक 2 प्लस रिस्पेक्टिवली। तो A, B, C, D। वैसे तो ऑप्शंस, बिना ऑप्शंस के करिए ज्यादा बेटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन द कैटायंस, इसमें 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 रिस्पेक्टिवली कितने कितने होंगे। तो आपको Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए 26 आर्गन 3d6 4s2। दो उड़ाओ, लेकिन दो कहां से उड़ाओगे, आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से दो उड़ाओगे तो आर्गन 3d6। क्लियर है। और ये जो 3d6 होगी 3 4 5 पहले सिंगली फिल्ड होंगे, फिर फिलिंग करोगे, पेयरिंग करोगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोबाल्ट, stop the very crazy man, just a minute, stop the very crazy man, stop the very crazy man from coming 3d7 4s2 क्लियर। तो इसको आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2। ठीक है, तो ये Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो 2 निकालोगे तो कोबाल्ट 2 प्लस का क्या आ जाएगा, आर्गन 18 3d7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर्ड। तो Fe2 प्लस में कितने अनपेयर्ड थे, 4 अनपेयर्ड। कोबाल्ट 2 प्लस में कितने हैं, 3d7 4s2। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से निकल 2 प्लस निकालो भाई, निकल 2 प्लस निकालो। ठीक है, निकल 2 प्लस, निकल आर्गन 3d8 4s2 28, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ तो आर्गन 3d8 को कैसे लिखोगे, बाकी सब तो पेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे निकल 2 प्लस में। और जिंक में आर्गन 3d10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो जिंक 2 प्लस में। ठीक है, तो 3d10 फुलफिल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी कैटायंस में, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी, हम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आउटर मोस्ट शेल इन सब में कौन सी है, फोर्थ शेल, 4s में इलेक्ट्रॉन है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स पूरे निकालने के बाद फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो Fe2 प्लस 3d6 4s2 आपको भी याद हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3d6 4 अनपेयर्ड। कोबाल्ट 2 प्लस, ठीक है, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग 27 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल 2 प्लस, निकल फ्रॉम कमिंग नियर, ठीक है, तो 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3d8 2 अनपेयर्ड एंड जिंक सब कुछ फिल्ड है, 0 अनपेयर्ड। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, लिखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of all 4 quantum numbers, NLMS की बात कर रहे हैं, है ना। What is the value of all 4 quantum numbers for last electron of sodium, clear, and 19th electron of chromium, क्लियर। आपको मतलब चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम आपको पता ही है,
1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है 3s1, बस एक ही ऑर्बिटल होगा भाई 3s1। क्लियर है? तो 3s1 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, L इज इक्वल्स टू 0, L0 के लिए m की वैल्यू 0, इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके लिए आ गया। क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम? तो क्रोमियम क्या होता है बेटा 24। स्टॉप दी वेरी क्रेजी। तो आर्गन 3d5 4s1, पहले तो ये लिखना आना चाहिए हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये था 1s2, आर्गन क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 10 12 18 19 19th इलेक्ट्रॉन कहां गया था? पहले 4s सबशेल फिल्ड हुई थी या 3d? 4s सबशेल फिल्ड हुई थी पहले। 19th और 20th इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए थे, फिर उसके बाद इसमें जंप करे थे 3d4, और वो 3d4 4s2 ना होकर 3d5 4s1 बना, 4s का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप किया। क्लियर है? तो 19th इलेक्ट्रॉन ये पूछा जा रहा है कि 3d में फिल होना चाहिए ना, क्योंकि 3p के बाद तो 3d आता है, तो 3d में फिल होगा 19th इलेक्ट्रॉन या 4s में होगा? तो 19th इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा बेटा 4s में। 19th इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा 4s में, क्योंकि n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग 4 प्लस 0 ये 4 है और ये 3 प्लस 2 ये 5 है, तो आप पहले इसमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। किसमें फिल करेंगे? 4s में फिल करेंगे। तो 4s के लिए, ठीक है, 4s1 19th इलेक्ट्रॉन यहां गया है, तो 4,0,0 प्लस हाफ। क्लियर है? 4s 4,0, प्लस हाफ, क्योंकि s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0, L0 के लिए m की वैल्यू भी 0, प्लस हाफ और माइनस हाफ, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑग्बो प्रिंसिपल मैंने कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शंस, जो छोटा सा एक लेक्चर रहेगा 15 to 20 मिनट्स का, और उसके बाद अपन हिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।